नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जो भी टॉपिक लेके आ रहे हैं वो सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होते हैं। और कभी कभी क्या है, होता है कुछ का लेवल थोड़ा अपर भी होता है, जैसे क्वेश्चन यूपीएससी में आया है, थोड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हालांकि एक इकोनॉमी का टर्म है और यह इसका बैंकिंग में यूज होता है, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हिंदी में क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति समिति। जस्ट वही लिखा है जो हिंदी में है वही इंग्लिश में है, लेकिन बाइलिंगुअल जरूरी है क्योंकि पता नहीं कौन सा बच्चा इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है। तो ये वैसे, हालांकि जो इसकी फाउंडेशन है, हम बात कर रहे हैं किसकी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। तो देख लेंगे एक बार हम लोग। ठीक है, बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। ठीक है, इसकी जो फाउंडेशन है, स्थापना है, वो है 26 सितंबर 2016। अभी 2016 में ही इसको फॉर्मेशन किया गया। रीजन क्या है, क्यों बनाया गया? पॉइंट ये था कि मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड कौन करता था। मॉनेटरी पॉलिसी विल बी डिसाइड बाय आरबीआई, ऐसा मेंशन है कि आरबीआई मौद्रिक नीतियों की समीक्षा करेगा। ठीक है, ऐसा मेंशन है कि वो साल में, यानी प्रत्येक 2-2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा करता था। अब इसमें क्या हुआ कि उसमें कई बार उस पर एक एलिगेशन ये लग जाता था कि जो कुछ भी है सब आरबीआई गवर्नर है, सब कुछ सर्वे सर्वा उनके अंडर में 4 डिप्टी गवर्नर होते थे। तो कई बार डिप्टी गवर्नर का भी आरोप था कि हम कुछ कहते हैं तो हमारी गवर्नर साहब सुनते नहीं, प्रेस रिलीज कर देते हैं, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, क्योंकि इनका ताल्लुकात महंगाई से है। अगर रेपो रेट घटाते हैं बढ़ाते हैं तो महंगाई में भी अप डाउन आता है। मान लो किसी ने लोन लिया हुआ है, अगर रेपो रेट बढ़ता है तो जाहिर सी बात उसकी थोड़ी ईएमआई बढ़ जाएगी, तो कुछ तो खर्चे कम हो जाएंगे। जहां आदमी का 1,000 रुपए जा रहा था वहां 1,500 जाना स्टार्ट हो गया या ज्यादा बढ़ गया अमाउंट। तो महंगाई कंट्रोल करने में मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स की एक भूमिका होती है, उसको वही मेजरमेंट का आधार है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसकी फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट है कि इसकी फाउंडेशन कब की गई। दूसरा पॉइंट ये है, इसको आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 45 जेड बी के तहत भारत सरकार ने इसको बनाया है। किसको? एमपीसी को। मतलब कहने का ये भी एक पावरफुल पावरफुल पॉइंट होना चाहिए ना, क्योंकि फिर ऐसे क्या होगा कि एक एलिगेशन फिर लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो आरबीआई एक्ट है ये संसद द्वारा बनाया गया अधिनियम है, उसी के तहत इसको जोड़ दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। जो भी इसके निर्णय होंगे फिर उनको देखेंगे। अब क्या लिखा है कि केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गठित करने का अधिकार है। यानी केंद्र सरकार 6 लोगों को मिलाकर के मॉनेटरी पॉलिसी को गठित करने का अधिकार रखती है। ठीक है, अब इसमें एमपीसी में पूछेगा कितने मेंबर हैं, तो एमपीसी मेंबर संख्या कितनी है, 6 है। हमने लिख दिया 5+1, मतलब सीधा सा ये समझिए 6 को आप ऐसे समझो 3+3 तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक इसमें आरबीआई गवर्नर होता है, तो एक तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि एमपीसी का हेड कौन होता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है आरबीआई गवर्नर। एमपीसी का हेड कौन हो जाएगा, आरबीआई गवर्नर हो जाएगा ना, जो भी XYZ गवर्नर हो। ये तो जरूरी नहीं, एमपीसी कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। करंट के पॉइंट क्या होते हैं ये वेरी कर जाते हैं, पढ़ा देंगे हम आपको आज ही, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कि आज का वीडियो लेक्चर जो है ये कल की डेट में क्या होगा, ये इसमें मेंबर बदलेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, फार्मूला सेम रहता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो 6 मेंबर हैं, 3 मेंबर्स इनसाइड यानी मतलब आरबीआई से, और 3 मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड। आरबीआई के 3 मेंबर तो फिक्स हो गए, वो तो वही रहेंगे। ठीक है, सिर्फ उसमें कोई व्यक्ति बदलेगा तो मेंबर मतलब क्या होंगे, उसका नाम चेंज हो जाएगा। लेकिन जो 3 मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड होते हैं ये इकोनॉमिस्ट होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं ना, तो इनको भारत सरकार ही मनोनीत करती है, जैसा कि हमने अभी पॉइंट इसमें मेंशन किया है। देखते हैं पॉइंट अगला। लिखा हुआ है कि जो 3 मेंबर हैं जिनको आरबीआई से रखा गया है, 3 मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई। द फर्स्ट मेंबर इज डेट आरबीआई गवर्नर, और आरबीआई गवर्नर का नाम मोस्टली प्रेजेंट टाइम में सब विद्यार्थी जानते रहते हैं, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। एक पॉइंट क्लियर हो गया ना।
तो शक्तिकांत दास को ध्यान रखेंगे, इनका कार्यकाल 2024 में पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये एकमात्र आरबीआई के ऐसे गवर्नर हैं जिनकी पुनर्नियुक्ति की गई। आप आरबीआई का इतिहास उठा के देखिए, 1935 से लेकर के टिल नाउ अभी तक किसी भी आरबीआई गवर्नर के कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है, 2 इयर्स एक्सटेंशन, लेकिन किसी का रीअपॉइंटमेंट नहीं किया गया। ये आरबीआई के पहले गवर्नर है जिनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है, और ये क्वेश्चन उत्तराखंड टीचर्स में आ चुका है, यानी शक्तिकांत दास। ठीक है, क्लियर हो गया। एक, अब चूंकि आरबीआई में डिप्टी गवर्नर संख्या कितनी होती, 4 होती है ना, तो उसी में से एक डिप्टी गवर्नर जो है वो लिए गए, इनका नाम है माइकल पात्रा। समझ गए, MICHAEL, माइकल पात्रा। ध्यान रखिएगा, इधर हिंदी में भी कर सकते हैं, माइकल पात्रा। क्लियर हो गया। और 1 मेंबर नॉमिनेटेड बाय आरबीआई बोर्ड, जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड होता है, एक मेंबर उससे होगा। उनका नाम प्रेजेंट टाइम में है राजीव रंजन। ध्यान रखेंगे, लेकिन हमने आपसे क्या बोला कि आरबीआई गवर्नर, आरबीआई डिप्टी गवर्नर एंड 1 मेंबर नॉमिनेटेड बाय आरबीआई सेंट्रल बोर्ड, ये तीनों पर्सन चेंज हो सकते हैं। ध्यान रखना, मतलब कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि 1 पर्सन आरबीआई गवर्नर एंड सेकंड डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड थर्ड इज 1 नॉमिनेटेड बाय द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, राइट। लेकिन इसमें मेंबर के नाम बदल सकते हैं, ये कभी भी, जब आप कभी इसको बहुत समय के बाद पढ़िएगा तो एक बार आप इसको अपडेट कर लेना, क्योंकि मैं आज पढ़ा रहा हूं तो आज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर क्या लिखा है, 3 मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड, मतलब ये आरबीआई से बाहर से होंगे, अतिरिक्त होंगे, लेकिन तीनों होंगे कौन, तीनों अपने आप में क्या होंगे, इकोनॉमिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट। एक का नाम लिखा हुआ है शशांक भिड़े, शशांक भिड़े, और अंशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा या जयंत वर्मा, ये 3 लोग अभी हैं। और इन तीनों का जो कार्यकाल होता है, टर्म ऑफ ऑफिस, वो है 4 इयर्स। क्लियर, ये सब 4 इयर्स के लिए अपॉइंटमेंट होते हैं। किसी विशेष कारण से, हो सकता है कुछ भी रीजन हो, कोई व्यक्ति इसमें से एक इस्तीफा दे सकता है, या कुछ सरकार से भी अनबन हो सकती है, किन्हीं कारणों से कुछ भी हो सकता है, मतलब कहने का वो व्यक्ति यहां से हट सकता है, तो इनकी जगह पर कोई दूसरा इकोनॉमिस्ट आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, 3 आरबीआई से और 3 मेंबर कहां से होंगे, आउटसाइड से होंगे, जैसा कि मैंने जो प्रेजेंट में इस समय है मैंने वही सब नाम यहां लिखे हुए हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है इसमें। अगला पॉइंट क्या है, कुछ एमपीसी की फंक्शनिंग समझेंगे, एमपीसी आखिर क्या करता है क्या नहीं करता है। तो एमपीसी जो है बहुमत के आधार पर अपने निर्णय लेता है। भाई एमपीसी का हेड तो आरबीआई गवर्नर हो गया, तो निर्णय लेंगे बहुमत के आधार, मतलब भाई 5 मेंबर हैं तो कम से कम 3 तो सपोर्ट में एटलीस्ट होने ही चाहिए, 1-2 नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी काम चल जाएगा। क्या लिखा है, बराबरी की स्थिति में आरबीआई गवर्नर निर्णायक अपना वोट देते हैं। अगर मान लीजिए 2-2 लोग हो जाते हैं तो, या एक असहमत है, तो फिर अपना आरबीआई गवर्नर भी वोट दे सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लाया गया, तो मुद्रास्फीति, दैट्स मींस यू कैन से इन्फ्लेशन, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करना होता है, क्योंकि कई बार महंगाई का एलिगेशन आरबीआई के ऊपर भी मढ़ जाता है। अच्छा, महंगाई में कई बार सरकार की नीतियां भी जिम्मेदार होती हैं, लेकिन सरकार खुद तो अपने ऊपर कुछ कहने वाली नहीं है, सीधा सीधा है अधिकारियों को ही वो लोग थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते। जैसे अभी देखा होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और आरबीआई गवर्नर ने बैठक की, बैंकों से जानना चाहा, बैंकों के जो प्रमुख हेड हैं, कि आखिर क्या रीजन है लोग बैंकों में अपना डिपॉजिट क्यों नहीं जमा कर रहे, कोई ऐसी स्कीम लाओ, पॉलिसी लाओ। तो आज का पेपर उठा के आप देखिए देखिए कई बैंकों ने बहुत सारी स्कीमें लॉन्च करने का प्रयास किया है, एफडी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। उनका तर्क था कि म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में हमसे ज्यादा रिटर्न वैल्यू मिलती है। बिल्कुल सही बात है भाई, एफडी पर आपका ब्याज ही 6-6.5% है, तो जहां म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में 9%, 9.5%, 10% तक का मिल जाता है रिटर्न, तो पब्लिक को जहां फायदा होगा वहां पैसा लगाएगा ना, क्यों जमा करे एक बैंक में, क्या क्या मीनिंग बनता है। तो क्या है कि इन्फ्लेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करना इसका काम है, किसका, एमपीसी का।
एमपीसी के जो निर्णय होते हैं वो आरबीआई के लिए बाध्यकारी होते हैं, मतलब इन्फोर्समेंट होते हैं कि जो भी निर्णय एमपीसी के हैं या एमपीसी मेंबर ने कह दिया कि बैंक रेट आपको 7% करना है, तो आरबीआई को वो अनाउंसमेंट प्रेस मीडिया में जाके करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इसीलिए कहा, क्या बोला गया कि अब आरबीआई इसके लिए बाध्यकारी है, पहले नहीं होता था। पहले उसकी थोड़ी बहुत मोनोपोली चलती थी जब तक उसको स्पेशली गवर्नमेंट फोर्स ना करे। भाई गवर्नमेंट हर मामले में तो बोलेगी नहीं रेट क्या रखो, क्योंकि ये काम तो तय करना आरबीआई गवर्नर का है, तो उसी को तय करने दीजिए ना ये काम। फिर क्या है, इन्फ्लेशन रेट की बात करिए, तो वैसे इन्फ्लेशन रेट तो कभी कांस्टेंट हो नहीं सकता। महंगाई कैसे कांस्टेंट कर सकते हैं? किसी सेक्टर में ज्यादा है, किसी सेक्टर में कम है, क्योंकि कई बार महंगाई हमारे इन्वायरमेंट, सीजनल, भाई एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, कई कारण से ऊपर नीचे हो सकती है। तो कुछ खुदरा महंगाई भी थोड़ी बहुत कम हुई, लेकिन उतनी नहीं कम हुई है। तो इसमें करना क्या है कि उनको एक पैरामीटर सेट करना है कि 6% जो है ये अधिकतम होनी चाहिए, और अगर कम से कम महंगाई जाए तो 2% तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। राइट नाउ, अब इसमें क्या लिखा है, जो इसकी मीटिंग करते हैं हम लोग, मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है वो एटलीस्ट 4 इन ए ईयर्स, मतलब कहने का है कम से कम 4 बैठकें ऐसी होनी चाहिए एक वर्ष के अंतर्गत। अब 4 से ज्यादा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब कहने का है कि एक साल में या 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, समझ गए? Q1, Q2, Q3 एंड Q4, 4 क्वार्टर होते हैं। तो कम से कम हर एक क्वार्टर में जो मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स हैं, यू कैन से दैट बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, इनको कम से कम एक बार इनकी ऑडिट कर ले, रिव्यू कर ले, समीक्षा कर ले कि क्या बढ़ाने से फायदा है या घटाने से फायदा है, या यू शुड बी एटलीस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, क्या करने से फायदा होगा। तो ये चीजें हैं ना, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्फ्लेशन से संबंधित भी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई से लिंक है, और हमें लगता है आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। पढ़िएगा आप सभी लोग, देखिएगा और अपना एक बार व्यू दीजिएगा, ठीक है? तो हमें लगता है मुझे क्लास को रोक देना चाहिए, क्योंकि एक तो पॉइंट कंप्लीट हो गया, तो फिर टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा नहीं है, ठीक है इस बात का। तो चलिए फिर अब इस क्लास को यही रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।